बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, आप कोशिश करें कि वो भी डेफिनेशन नोट कर लें। एक तो मैंने बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन तो ऊपर लिख भी दी है, शायद आपको नजर आ रही होगी कि अ प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी वो एक तरीकाकार जिसमें एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब दूसरी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, वो भी नोट कर लें, वो मैंने लिखी नहीं है तो आप नोट कर लें कि एनी प्रॉब्लम अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड टू सॉल्व a biological problem. A procedure which is adopted to solve biological problem is called biological method. And what is biological problem? Any problem about the living organism is called biological problem. Biological method. Science is a systematized knowledge. ये एक आप कह लें कि ये आप कह लें साइंस की जो है ना, ये बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन है कि ये एक बिल्कुल एक सिस्टमेटाइज नॉलेज है। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, मैंने इसका आपको इसका लिटरल मीनिंग, लफ्ज़ी मतलब भी बताया था पहले लेक्चर के अंदर। तो ये इसमें जितना भी नॉलेज आता है ना साइंस के अंदर, वो एक सिस्टम के जरिए आता है, उसमें एक बाकायदा एक तरतीब होती है, एक सिस्टम होता है, उसके जरिए आ रहा होता है। लाइक अदर साइंसेज, दूसरी साइंसेज की तरह, यानी जिस तरह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, biological sciences also have a set of methodology. Biological sciences also have a set. इसके भी जो आप कह लें ना एक पूरा सेट ऑफ मेथोडोलॉजी है। जिस तरह दूसरी साइंसेज फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप कह लें कि अपना एक तरीकाकार है, ठीक है, अपनी एक मेथड है, इसका भी बायोलॉजिकल जो साइंसेज हैं इसकी भी एक अपनी मेथोडोलॉजी है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। ये किस पे बेस करती है? एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है ना तफ्तीश करना वैसे, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल के बाद वो एक्सपेरिमेंट करना, तजर्बात करना, ठीक है, फिर उनके रिजल्ट देखना, तो उसको क्या लेते हैं? एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। कि ये जितनी भी साइंस है वो किस पे बेस करती है? बायोलॉजिकल मेथड किस पे बेस करती है? एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पे। ये तो हमने साइंस की जब डेफिनेशन की थी ना, तो हमने उसमें यही कहा था कि सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और वहां से आप रिजल्ट निकालते हैं। ये हमने साइंस को डिफाइन किया था पहले लेक्चर के अंदर। तो ये बल्कि आप ये कह लें कि साइंस, कोई भी साइंस है ना, तो उसको आप बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। इट इज ऑलवेज बिगिन विद द चांस ऑब्जर्वेशन। ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा किससे शुरू होती है? चांस ऑब्जर्वेशन से। चांस ऑब्जर्वेशन मतलब जो अचानक, यानी जो आप काम करना नहीं चाह रहे, आप कोई और काम कर रहे थे, लेकिन अचानक कोई ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है गौर फिक्र करना। वैसे उर्दू में मुशाहिदात कहते हैं, लेकिन आपने क्या इसको लेना है? ऑब्जर्वेशन को गौर फिक्र करना। अब इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि चांस ऑब्जर्वेशन से ये शुरू होता है कि जिस तरह न्यूटन जो है वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो वो एक सेब गिरा, ठीक है, एप्पल गिरा उस दरख्त से, ठीक है, तो वो बड़े गौर से देख रहा था, बड़े गौर, उसने इस चीज पे, उसके गिरने पे, सेब के गिरने पे बड़ा गौर फिक्र किया। अब देखिए ये चांस ऑब्जर्वेशन था, वो वहां पे कोई ये बात नोट करने नहीं गया था कि मैं दरख्त के नीचे बैठा हूं और वहां पे जो एप्पल गिरेगा तो मैं उसको देखूंगा। लेकिन आप देखें कि चांस ऑब्जर्वेशन की वजह से न्यूटन ने न्यूटन लॉ पेश कर दिए। अब हो सकता है कि अगर ये सेब को वो गिरता हुआ ना देखता तो ये अपने लॉ जो है वो पेश ना करता। तो ये हमेशा क्या कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल मेथड है ये हमेशा किससे शुरू हो जाता है? चांस ऑब्जर्वेशन से। इसके बाद स्टूडेंट है ऑब्जर्वेशन। इसकी भी डेफिनेशन आपने नोट करनी है, ठीक है। मुशाहिदात, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ नोटिसिंग और जजिंग समथिंग इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन। द एक्शन और प्रोसेस, यानी ये कोई ऐसा काम या ऐसा कोई प्रोसेस होता है जिसमें क्या नोटिसिंग, यानी किसी चीजों पे नोटिस, या जजिंग यानी कि गौर फिक्र किया जाता है समथिंग, किसी भी चीज पे, किसके लिए? इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन। इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट है फॉर्मेशन, कि ऑब्जर्वेशन जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो 5 तरीके लिखे हुए हैं कि 5 जो है ये फंक्शन पे आप कह लें कि बेस करता है कि कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। उस बेस पे ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस, यानी 5 तरीके से। बेस का मतलब होता है ज्ञानी,
ठीक है ना। कौन कौन से, नंबर 1 स्टूडेंट क्या है, विजन, देखना। अब देखने से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना स्टूडेंट, डेफिनेटली मिलती है। जिस तरह आप देखें, हम किसी, अगर आप देख रहे हैं किसी इंसान को ही देख रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका स्किन कलर क्या है, इसका हेयर कलर क्या है, ठीक है। किसी हम प्लांट को देखते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, इस पर फ्रूट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसके पत्ते ग्रीन हैं या येलो हैं। तो हमें ये देखने से जो है ना स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हियरिंग, नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, हियरिंग, सुनना। अब सुनने से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देखा, हम पहचान लेते हैं आवाज़ को। जिस तरह हमें कोई बुलाए तो हमें पता चल जाता है कि ये लड़की की आवाज़ है या लड़के की आवाज़ है, ये किसी बच्चे की आवाज़ है, ठीक है। तो सुनने से भी जो है हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन हासिल होती है। नंबर 3, स्मेल। स्मेल का मतलब आप कह लें कि सूंघने से, ठीक है, हमें पता चलता है कि ये इसकी अच्छी फ्रेगरेंस है, इसकी खुशबू है, या ये कोई बदबू आ रही है, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना, हमें एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो स्मेल से भी जो है आप कह लें कि ऑब्जर्वेशन जो है वो बन सकते हैं। नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, टेस्ट। अब देखें ना, अगर खाना जब आप खा रहे हो, अगर खाना खराब हो, खाना स्टूडेंट क्या हो, खाना अगर खराब हो तो हमें फौरी पता चल सकता है कि ये खाना अच्छा नहीं बना हुआ, ठीक है ना। अगर उसमें कोई और जायका हो तो हम कहते हैं कि जी ये खाना खराब है। अब वो हमें टेस्ट करने से पता चला ना, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट है नंबर 5, टच। टच करने से, छूने से भी हमें जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल होती है। अब जिस तरह देखें, अब मैं इस बोर्ड को टच कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्मूथ है, ठीक है। अगर मैं इस तरह किसी चीज़ को टच करता हूँ, अगर कोई वो महसूस हो कि ये रफ है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो हमें टच करने से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब ये आप कह लें कि 5 सेंसेस जो है 5 तरीकों से, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच से आप ऑब्जर्वेशन जो है वो बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनबिलिटी। ये उसकी फंक्शनबिलिटी पे कि वो कौन सा जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरे जो है ना वो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। 2 तरह के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरे क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो है आप कह लें कि वो मिकदारी होते हैं, उनमें मिकदार होती है, एक फिगर होती है, ठीक है ना, इसलिए इनको जो क्वांटिटेटिव होते हैं उसको ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है। Quantitative observation have accuracy over the qualitative, as the former variables are measurable and are recorded in terms of number. Farmer कहते हैं ना पहले वाले को, वो क्या कहता है कि quantitative observation are have accuracy, यानी ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। किससे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्वालिटेटिव की वजह से, यानी जो खुसूसियात होती है। क्वांटिटी का मतलब होता है ना मिकदार, क्वालिटी का मतलब होता है खुसूसियात। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये लफ्ज़ क्वांटिटेटिव किससे आया हुआ है, क्वांटिटी से, उसका मतलब होता है मिकदार, यानी 2, 3, 4, 5 जो भी आप। ये लफ्ज़ क्वालिटेटिव किससे आया हुआ है, क्वालिटी से, खुसूसियात से, ठीक है ना। तो जो क्वांटिटेटिव होते हैं ये क्या होते हैं, वो कहते हैं ना फार्मर वेरिएबल और मेजरेबल, ये इनको माप सकते हैं, एंड आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इनको हम नंबर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नंबर में लिख सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ना कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि ये वेरिएबल जो है ये मेजरेबल होते हैं और एंड आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसके बाद स्टूडेंट है हाइपोथेसिस। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। An observer organizes observation into data form and gives a statement as per experience and background knowledge। 2 चीजें, यानी जो ऑब्जर्वर होता है, जो मुशाहिदा कर रहा था, जो गौर फिक्र कर रहा था स्टूडेंट, वो 2 तरीकों से जो है वो कोई स्टेटमेंट जारी कर सकता है। ये बात आपने समझनी है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट है। यानी या तो वो स्टेटमेंट स्टूडेंट जारी करेगा एक्सपीरियंस की बिना पे, किसकी बिना पे, एक्सपीरियंस की बिना पे, नंबर 1। नंबर 2, वो किसकी वजह से या फिर स्टेटमेंट जारी कर सकता है, बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से। किसकी वजह से स्टूडेंट, बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से। अब जिस तरीके से मैं आपको पहली मिसाल देता हूँ एक्सपीरियंस की, कि हम समझते हैं कि जिस तरह सपोज हम एक महीने में, ठीक है ना, आप कह लें कि अप्रैल के महीने में जो हमारे घर में घी इस्तेमाल हुआ वो कितना हुआ, 12 किलो, ठीक है। मई के महीने में कितना इस्तेमाल हुआ जी, 13 किलो। इसके बाद जो है वो जून के महीने में कितना इस्तेमाल हुआ, आप समझे कि जी 10 किलो। तो ये टोटल कितने बन जाते हैं,
25 और 35, ये 35 बन जाता है। ठीक है, अब ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, कि 3 महीनों का हिसाब लगाया और मैंने एक स्टेटमेंट दी कि हमारा हर महीने में तकरीबन जो है वो 12 किलो घी इस्तेमाल होता है। अब मैंने एक ये स्टेटमेंट स्टूडेंट दे दिया है कि तकरीबन हर महीने, एक महीने में हमारे घर में 12 किलो घी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अब ये स्टेटमेंट आई, और ये स्टेटमेंट आई किस बेस पे है? एक्सपीरियंस बेस पे, जो मैंने आप पहले के 3 महीने का जो एक्सपीरियंस लगाया, तो ये मैंने स्टेटमेंट दी किस बेस पे? एक्सपीरियंस बेस पे। दूसरी भी मैं आपको स्टूडेंट बता देता हूँ कि दूसरी जो आप कह लेंगे, या तो फिर एक्सपीरियंस बेस पे ऑब्जर्वर जो है वो स्टेटमेंट देता है, या फिर बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से वो स्टेटमेंट देता है। बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से कैसे? जिस तरह आप देखें, अगर किसी स्टूडेंट के मैं एक जो 9th का स्टूडेंट था, मैंने देखा कि उसके जो मार्क्स थे वो 470 थे, यानी 470 मार्क्स थे, तो मैंने फौरी तौर पे कह दिया कि ये स्टूडेंट बड़ा लायक है। अब मैंने फौरी तौर पे कह दिया कि ये स्टूडेंट बड़ा लायक है। अब ये एक हाइपोथेसिस है। अब मैंने ये किस बेस पे उसको कहा? मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड नॉलेज है, और वो बैकग्राउंड नॉलेज क्या है कि उसके मार्क्स जो हैं वो क्या है? 470, 470 मार्क्स बेस की वजह से मैंने क्या कह दिया कि ये स्टूडेंट बड़ा लायक है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट 2 तरीकों से आ सकती है, या एक्सपीरियंस बेस पे या बैकग्राउंड नॉलेज बेस पे। मैंने दोनों चीजें आपको समझा दी हैं। ठीक है, तो फिर इसकी भी आप शॉर्ट डेफिनेशन कैसे करेंगे? इट इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये टेंटेटिव होती है। टेंटेटिव का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? आरजी होती है। क्या होती है? आरजी, यानी इस पे अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म हुआ ना। अब जैसे ये स्टेटमेंट है, मैंने वैसे कह दिया कि ये स्टूडेंट जो है बड़ा लायक है। ठीक है, अब आगे जाके पता चलेगा, उसके टेस्ट लेंगे, ठीक है, उसके अपना स्कूल टेस्ट होंगे, उसका बोर्ड एग्जाम होगा, तो हमें पता चलेगा कि वो वाकई लायक है या नहीं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट, ये टेंटेटिव होती है, आरजी होती है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल जो है वो परफॉर्म अभी नहीं किया जाता। तो अगर आप ये अगर इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट आ जाए कि व्हाट इज हाइपोथेसिस, तो आप कोशिश करें कि ये पहले वाली भी जो है ना, 2 लाइनें जो लिखी हुई हैं, 3 लाइनें ये भी लिख दें और ये भी लिख दें। यहां से लिखें कि एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेस ऑब्जर्वेशन इनटू डेटा फॉर्म एंड गिव्स अ स्टेटमेंट एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट, दिस स्टेटमेंट इज द हाइपोथेसिस। और फिर क्या लिखेंगे? इट इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये उसकी टेंटेटिव यानी कि एक्सप्लेनेशन है, यानी कि अर्जी आप समझ लें, अभी ये कंफर्म नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट है जी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जिस तरह हमने देखा ना, पहले ऑब्जर्वेशन को डिफाइन किया, फिर हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, अब हमने हाइपोथेसिस को डिफाइन किया, और अब हमने देखना है कि हाइपोथेसिस जो है वो बनाए कैसे जाते हैं। तो पहले तो आप 2 मेन तरीके हैं, एक है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी है इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद कुछ अदर वेज ऑफ फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है हम किसको करेंगे? डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग को। तो पहले स्टूडेंट कौन सी है जी? डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, यानी पहले देखें बात आपने जनरल करनी है और फिर उससे कोई स्पेसिफिक जो है आप पहले के रिजल्ट हमने निकालना है। इट इन्वॉल्व ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन। स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल और अजम्पशन, यानी किसी जनरल प्रिंसिपल से, किसी जनरल स्टेटमेंट से, अजम्पशन से, मफरूजे से एक स्पेशल किस्म का हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ये डिडक्टिव रीजनिंग की शॉर्ट डेफिनेशन है। इसके बाद स्टूडेंट, डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इफ, ये इस तरह डॉट डाला के देन, यानी इसमें इफ और देन का इस्तेमाल होता है। क्या होता है जी? इफ और देन। इफ का मतलब होता है अगर, देन फिर। इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ये अक्सर यूज किया जाता है इसमें डिडक्टिव रीजनिंग में। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर। टू फ्रेम द टेस्टेबल हाइपोथेसिस। फ्रेम का मतलब होता है स्टूडेंट बनाना, एक जो है टेस्टेबल हाइपोथेसिस बनाने के लिए। कौन सा हाइपोथेसिस स्टूडेंट बनाने के लिए? टेस्टेबल, यानी जिसको अभी टेस्ट करना हो। ठीक है ना। इसकी एग्जांपल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? यानी डिडक्टिव रीजनिंग जो है आपने उसको डिफाइन करना है, फिर उसकी एग्जांपल देनी है। एग्जांपल स्टूडेंट इसकी कौन सी है जी? इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग, अगर आप ये मान लेते हैं कि जितने भी परिंदे हैं, तमाम परिंदे, उनके विंग्स हैं, उनके पर हैं, एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, और जो चिड़िया हैं वो भी, चिड़िया भी परिंदे क्या है,
ठीक है, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरो हैव विंग्स, फिर हम नतीजा अखज़ करते हैं कि जो स्पैरो है या जो चिड़िया है उसकी भी पर है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इफ और देन का इस्तेमाल किया कि इफ वी एक्सेप्ट, ये इफ का हो गया, इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग एंड दैट स्पैरो आर बर्ड, देन अब ये किसका इस्तेमाल हो गया, देन का, इसलिए उसने लिखा कि ये जो इसमें हमने इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि अगर क्या स्टेटमेंट देता है कि पहले जनरल स्टेटमेंट है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि तमाम परिंदों के पर है, अब जो परिंदा है बर्ड्स है ये जनरल वर्ड है, और स्पैरो जो है आप कह लेंगे ये एक स्पेसिफिक वर्ड है कि अगर तमाम परिंदों के पर है तो इससे मुराद है कि जो स्पैरो है जो चिड़िया है उसके भी पर हैं। दूसरी एग्जांपल इसकी स्टूडेंट, नंबर 2, इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसेंसिस, अगर तमाम जो ग्रीन प्लांट हैं, सब्ज पौधे हैं, उनको फोटोसेंसिस के लिए सनलाइट रिक्वायर होती है, सूरज की रोशनी रिक्वायर होती है, ठीक है। देन एनी ग्रीन प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन डार्क, जब किसी भी आप ग्रीन प्लांट को किस में रख दें, अंधेरे में रख दें, कहां पे रख दें, अंधेरे पे, वुड नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज, वो ग्लूकोज नहीं बनाएगा। यानी जो प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट जो है वो अपनी खुराक बनाते हैं, तो वो क्या चीज बनाते हैं, वो ग्लूकोज ही बनाते हैं ना, ठीक है। तो वो फिर अगर किसी को हम डार्क में रख देते हैं, अंधेरे में रख देते हैं, तो वो ग्लूकोज सिंथेसाइज तैयार जो है, सिंथेसाइज का मतलब होता है तैयार करना, वो ग्लूकोज तैयार नहीं कर सकेगा। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि किसकी है, फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट है, क्या चीज, ग्लूकोज। तो क्या कहता है जी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए स्टूडेंट क्या चाहिए होती है, सनलाइट, सूरज की रोशनी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, सूरज की रोशनी। अगर हम किसी ग्रीन प्लांट को अंधेरे में रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, अंधेरे में, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा, वो ग्लूकोज तैयार नहीं कर सकेगा। तो इफ और देन का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर भी। दूसरा स्टूडेंट जो रीजनिंग है वो कौन सी है, इंडक्टिव रीजनिंग। पहली कौन सी थी, डिडक्टिव, और दूसरी कौन सी है, इंडक्टिव। It is a reasoning from specific to the general. Deductive reasoning स्टूडेंट क्या थी, from general to specific, और ये क्या रीजन है, from specific to the general. एग्जाम्पल इसकी क्या है, if we know that sparrow have wings, अगर हम ये जानते हैं कि स्पैरो जो है वो चिड़िया के पर हैं, and are birds and we know that eagles, ठीक है ना, ये भी बर्ड्स है, परिंदा है, पैरट, हॉक, ठीक है, क्रो, ये सारे क्या हैं, सब ये सारे के जितने ईगल, पैरट, हॉक, क्रो, ये सारे जो है वो बर्ड्स हैं, ठीक है। और बर्ड देन वी इंड्यूस का मतलब होता है नतीजा अखज़ करना, दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है। इससे मुराद है कि फिर तमाम परिंदों के पर हैं। यानी यहाँ पे वो क्या कहता है कि अगर स्पैरो के पर हैं तो ये सारे जो चीजें, ईगल, पैरट, हॉक, क्रो, ये भी बर्ड हैं, तो इससे हम एक नतीजा अखज़ करते हैं कि फिर तमाम परिंदों के ही पर हैं। तो बात उसने स्पैरो से शुरू की, अब स्पैरो क्या थी, एक स्पेसिफिक थी, और खत्म बात पे किस पे की, बर्ड्स पे, और बर्ड्स जो है वो क्या है, जनरल है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।